नमस्कार दोस्तों। रोहतक दिल्ली हाईवे के पास चौधरी छोटू राम चौक पड़ता है। पास से ही फ्लाईओवर गुजरता है। फ्लाईओवर के नीचे इधर उधर झाड़ियाँ उगी हुई हैं। चारों तरफ गंदगी नज़र आती है। सुबह का वक्त था। इक्का दुक्का लोग ही इस रास्ते से गुजर रहे थे। तभी पैदल जा रहा एक शख्स झाड़ियों में कुछ संदिग्ध देखता है और वहीं पर रुक जाता है। दरअसल वो व्यक्ति जो झाड़ियों के पास से गुजर रहा था, उसको झाड़ियों के पीछे एक बड़ा सा लवारिस बैग पड़ा हुआ दिखाई देता है। बैग काफ़ी बड़ा था। वो आदमी बैग देखकर घबरा जाता है, क्योंकि आजकल ऐसी खबरें आए दिन आती रहती हैं कि सूटकेस में पैक करके किसी की लाश को फेंक दिया गया हो। वो आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। लोगों की अच्छी खासी भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। सभी लोग बैग को देख रहे थे, लेकिन बैग के पास जाने की हिम्मत किसी को भी नहीं हो रही थी। बैग से खून टपक रहा था। अब ये बात तो तय थी कि बैग में कुछ न कुछ तो ऐसा है जो कि वहाँ पर डर का माहौल बना रहा था। लोग पुलिस स्टेशन फ़ोन करते हैं। पुलिस को बैग पड़े होने की लोकेशन के बारे में बताते हैं। पुलिस कुछ ही मिनटों में लोगों के द्वारा बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है। पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम भी आती है। पुलिस वाले जब मौके पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक काला सा बैग पड़ा हुआ था। पुलिस वाले बैग को हिलाने की कोशिश करते हैं। बैग अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था, क्योंकि बैग के अंदर काफ़ी वज़न था। अब पुलिस को भी अंदेशा होने लगता है कि बैग के अंदर कुछ ना कुछ तो है जो कि सभी को हैरत में डालने वाला था। फोरेंसिक टीम वाले भी वहाँ पर मौजूद थे। पुलिस वाले बैग को खोलते हैं। बैग के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि एक रजाई का कवर था जिसने अंदर की वस्तु को ढक कर रख दिया था। पुलिस वाले रजाई के कवर को खींचते हैं और जैसे ही रजाई के कवर को निकाला जाता है, उसके अंदर एक लड़की की लाश दिखाई देती है, जिसको तोड़ मरोड़ कर बैग के अंदर पैक कर दिया गया था। अब आसपास के 10-15 मीटर के दायरे में पुलिस वाले अच्छी तरह से छानबीन करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कोई सबूत नहीं मिलता जो कि लड़की की पहचान उजागर कर सकता हो। लाश का पंचनामा किया जाता है और उसके बाद पुलिस वाले लाश को हॉस्पिटल के मुर्दाघर में भेज देते हैं। सारे शहर में लवारिस लाश मिलने की खबर फैल जाती है। पुलिस वाले अपने तौर पर लड़की की पहचान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शाम होते होते लड़की की पहचान नहीं की जा सकी थी। इलाके के विधायक जी तक भी ये खबर पहुंचती है। विधायक जी जब लड़की की तस्वीर देखते हैं तो वो फ़ौरन से उस लड़की को पहचान लेते हैं और बताते हैं कि मरने वाली लड़की रोहतक कांग्रेस की एक कार्यकर्ता है, जिसका नाम हिवानी नरवाल है। अब पुलिस वालों का काम था हिमानी के घर वालों का पता ढूंढना। दरअसल हिमानी विजयनगर कॉलोनी में किराए के घर में रहती थी। पुलिस वाले उस घर का पता ढूंढ लेते हैं। पुलिस वाले हिमानी के घर पहुंचते हैं, लेकिन घर के बाहर ताला लगा हुआ था। आसपास रहने वाले लोगों से पुलिस वाले हिमानी के बारे में और उसके परिवार के बारे में पूछताछ करते हैं, तो पता चलता है कि हिमानी की मां दिल्ली में रहती है। हिमानी के पड़ोसियों के पास से हिमानी की मां का फ़ोन नंबर मिल जाता है। पुलिस वाले हिमानी की मां का फ़ोन नंबर लेते हैं और हिमानी की मां को हिमानी के मरने की खबर देते हैं और जल्द से जल्द रोहतक पहुंचने के लिए कहते हैं। हिमानी की मां हॉस्पिटल के उस रूम में पहुंचती है जहां पर हिमानी की लाश रखी गई थी, और जैसे ही हिमानी की मां को लाश दिखाई जाती है और उसकी शिनाख्त करने के लिए कहा जाता है, मां फ़ौरन से अपनी बेटी को पहचान लेती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। एक मां की इतनी दर्द भरी कंडीशन देखकर पुलिस वालों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। एक मां की चीखें सुनकर लोगों का कलेजा मुंह को आ रहा था। पुलिस वाले हिमानी की मां से हिमानी के बारे में पूछते हैं, तो वो बताती है कि 27 फरवरी की शाम तक वो हिमानी के साथ रोहतक में ही थी। फिर उसके बाद वो वापस दिल्ली आ जाती है। दिल्ली में हिमानी की मां अपने बेटे जतिन के साथ रहती है। 27 फरवरी को जब वो दिल्ली वापस चली गई थी, तो उसने अपनी बेटी को फ़ोन किया था और बताया था कि वो दिल्ली पहुंच गई है। बातों बातों में हिमानी ने अपनी मां को बताया था कि अगले दिन यानी कि 28 फरवरी को वो पार्टी के रोड शो में जाएगी, जिसमें कि कांग्रेस के एक बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आएंगे। हिमानी की मां को क्या पता था कि ये उनकी अपनी बेटी के साथ होने वाली आखिरी बातचीत थी
और उसके बाद वो कभी भी अपनी बेटी की आवाज़ नहीं सुन पाएगी। कुछ देर बात करने के बाद हिमानी फ़ोन कट कर देती है। थोड़ी देर बाद माँ दोबारा से हिमानी से बात करने के लिए उसको फ़ोन करती है, लेकिन इस बार हिमानी फ़ोन नहीं उठाती। माँ बार बार ट्राई करती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और थोड़ी देर बाद हिमानी का जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ आने लगता है। अब माँ के मन में थोड़ी सी शंका होने लगती है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि माँ ने हिमानी को फ़ोन किया हो और वो फ़ोन स्विच ऑफ आया हो। लेकिन फिर भी हिमानी की माँ को लगता है कि शायद हिमानी ने फ़ोन अच्छे से चार्ज ना किया हो, या हो सकता है कि बैटरी ख़त्म हो गई हो, इसलिए फ़ोन स्विच आ रहा होगा। पुलिस वाले जब ये बातें हिमानी की माँ के मुंह से सुनते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि 28 तारीख को कोई भी ऐसा रोड शो नहीं होने वाला था जिसमें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल होने वाले थे। मामला पेचीदा होता जा रहा था, क्योंकि हिमानी ने अपनी माँ को कहा था कि 28 तारीख को वो रोड शो में हिस्सा लेने के लिए जाएगी, जबकि 28 तारीख को कोई भी रोड शो था ही नहीं। हिमानी ने माँ को झूठ क्यों बोला था? पुलिस वाले मामले की छानबीन शुरू करते हैं। पुलिस की टीम हिमानी के विजयनगर कॉलोनी वाले घर में जाती है, घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन पुलिस वालों के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगता। दरअसल पुलिस वाले हिमानी का मोबाइल फ़ोन बरामद करना चाहते थे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से काफ़ी कुछ इस हत्याकांड के बारे में पता चल सकता था। कई जानकारियां जुटाई जा सकती थी, जैसे कि आखिरी बार हिमानी ने फ़ोन पर किससे बात की थी, लेकिन हिमानी का फ़ोन कहीं भी नहीं मिलता। कोई भी वारदात कहीं भी होती है, सबसे पहले तो पुलिस वाले मोबाइल से क्लू ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर मोबाइल मिल ही नहीं रहा था। अब दूसरा हथियार होता है सीसीटीवी कैमराज। तो पुलिस वाले आसपास के एरिया में लगे हुए जितने भी सीसीटीवी कैमराज थे उन सब की फुटेज को चेक करना शुरू करते हैं। पुलिस वाले हिमानी की मां से उसका मोबाइल नंबर लेते हैं और उस मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं, जिसमें कि एक नंबर शक के दायरे में आता है, और ये नंबर 27 फरवरी की रात को हिमानी के घर के आसपास की लोकेशन ही दिखा रहा था। दूसरा, जब हिमानी के घर के पास लगे हुए सीसीटीवी कैमरास की फुटेज को खंगाला जाता है तो उसमें एक शख्स वही बैग जिसमें कि हिमानी की लाश मिली थी उसको घसीटता हुआ नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि सीसीटीवी कैमरास में उस शख्स का चेहरा साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। चेहरा नज़र तो आ रहा था, लेकिन चेहरे की पहचान नहीं की जा सकती थी, क्योंकि फ़ोटो काफ़ी धुंधली थी, फ़ोटो क्लियर नहीं थी। इसलिए पुलिस वाले कैमरा एक्सपर्ट को बुलाते हैं और फुटेज को क्लियर करके जूम करके जब देखते हैं तो उस लड़के का चेहरा साफ साफ नज़र आने लगता है। पुलिस वाले उस लड़के तक पहुंच जाते हैं। उसका नाम सचिन होता है, और सचिन हरियाणा के ही जज्जर का रहने वाला था। जज्जर में उसकी मोबाइल रिपेयर की एक दुकान है। दरअसल 27 फरवरी को हिमानी की मां अपनी बेटी के घर गई हुई थी। अपनी बेटी से मिलने के बाद मां सविता दिल्ली वापस लौट आती है। हिमानी की मां और हिमानी का भाई जतिन दिल्ली में रहते हैं, जबकि हिमानी रोहतक के विजयनगर कॉलोनी में किराए के घर में रहती थी। पहले हिमानी भी अपनी मां के साथ दिल्ली में रहती थी, लेकिन तकरीबन 1.5 साल पहले हिमानी ने रोहतक के विजयनगर कॉलोनी में एक घर किराए पर लिया था, और वहाँ पर वो अकेली ही रहती थी। ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि वो रोहतक कांग्रेस की कार्यकर्ता थी और उसको ज़्यादातर रोहतक में ही रहना पड़ता था। अब दिल्ली से रोहतक आने में उसको काफ़ी दिक्कत होती थी। हिमानी ने रोहतक में ही घर किराए पर ले लिया था और वहीं पर रहती थी। 27 फरवरी की शाम को माँ सविता जब हिमानी के घर से निकल जाती है, उसके थोड़ी देर बाद ही सचिन हिमानी के घर पहुंचता है। सचिन और हिमानी काफ़ी पुराने दोस्त थे। सचिन हिमानी के घर कई बार रुकता था, कई बार तो वो रात को उसके घर पर ही रुक जाता था। 27 फरवरी की रात को भी वो हिमानी के घर पर ही था। रात को तो दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अगले दिन 28 फरवरी को किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। सचिन गुस्से में आकर मोबाइल के चार्जर की तार से हिमानी का गला घोंट देता है। हिमानी अपने आप को बचाने की काफ़ी कोशिश करती है, और इसी संघर्ष के दौरान सचिन के हाथ पर चोट लग जाती है। सचिन के हाथ से खून बहने लगता है, रजाई खून से भर जाती है।
सचिन हिमानी का गला घोंट कर उसको मार तो देता है और वो हिमानी के हाथों में पहने हुए अंगूठी और बाकी के जेवर और उसका फ़ोन, लैपटॉप, जो भी घर में कीमती चीज़ें पड़ी हुई थी, सबको वो एक बैग में डालता है और हिमानी की ही स्कूटी लेकर वो सारा सामान अपनी मोबाइल की दुकान पर छोड़ कर आ जाता है। रात को सचिन दोबारा से वापस हिमानी के घर पर आता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि लाश को वो कैसे ठिकाने लगाए। वो कमरे के चारों तरफ देखता है। उसकी नज़र एक साइड पर पड़े हुए बैग पर पड़ती है। बैग में कपड़े भरे हुए थे। सचिन बैग को खाली करता है और हिमानी की लाश को उस बैग के अंदर ठूस देता है। रजाई का कवर जिसके ऊपर सचिन का खून गिरा था, सचिन उसको भी बैग के अंदर डाल देता है। उसके बाद एक ऑटो लेकर आता है। ऑटो में बैग को डालता है और रोहतक दिल्ली हाईवे के पास उतर जाता है। सचिन ऑटो वाले को पैसे देकर वहाँ से भेज देता है और खुद बैग को घसीटते हुए फ्लाईओवर के नीचे ले जाता है और यहीं से वो बैग को घसीटते हुए सीसीटीवी कैमरास की जो फुटेज आई थी उसमें वो कैद हुआ था। पुल के नीचे झाड़ियाँ उगी हुई थी, चारों तरफ कम ही लोग थे। सचिन मौका देखकर बैग को झाड़ियों में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। सचिन ने ये कत्ल तो लड़ाई झगड़े में अचानक ही कर दिया था, लेकिन विडंबना ये थी कि हिमानी के परिवार में होने वाला ये कत्ल कोई पहला कत्ल नहीं था। इससे पहले भी हिमानी के बड़े भाई का कत्ल हो चुका था। दरअसल हिमानी के बड़े भाई का कत्ल 2012 में रोहतक में ही हुआ था। मोबाइल को लेकर हिमानी के बड़े भाई का किसी के साथ झगड़ा चल रहा था और इसी झगड़े में हिमानी के बड़े भाई का कत्ल हो जाता है। उसके बाद भी परिवार की मुश्किलें कम नहीं हुई थी, बल्कि अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर हिमानी के पिता ने भी खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि वो डिप्रेशन में जा चुके थे। हिमानी के पिता बीएसएफ में थे। वो अपने बेटे के कातिलों को सज़ा दिलवाने की मांग कर रहे थे, लेकिन हिमानी के भाई के कातिलों को कोई सज़ा नहीं हो सकी थी। इसी कारण हिमानी के पिता डिप्रेशन में रहने लगे थे और एक दिन उन्होंने खुदकुशी करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। परिवार में दो दो मौतें हो चुकी थी, पहले बेटे की मृत्यु, फिर पति की मौत। उसके बाद सविता हिमानी और उसके भाई को लेकर रोहतक से दिल्ली आ जाती है। दिल्ली में बीते समय को भुलाकर आगे की नई ज़िंदगी की शुरुआत करने की कोशिश करती है। हिमानी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार थी। हिमानी की पढ़ाई रोहतक के कॉलेज में हो रही थी। हिमानी लॉ की पढ़ाई कर रही थी और उसका इरादा एक बड़ा वकील बनने का था, लेकिन पढ़ते पढ़ते हिमानी का रुझान राजनीति की तरफ होने लगता है और कुछ देर पहले ही हिमानी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। सोशल मीडिया पर भी वो काफ़ी एक्टिव रहती थी और रोहतक में हिमानी की अच्छी जान पहचान होने लगी थी। उसको रोहतक कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा माने जाने लगा था। 2023 की बात है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान हिमानी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होती है। हिमानी की राहुल गांधी के साथ खिंचवाई हुई कुछ फ़ोटोज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आती हैं। हिमानी को पार्टी के सारे वर्कर अच्छी तरह से जानने पहचानने लगे थे। हिमानी को अच्छी पहचान मिलने लगी थी, यहाँ तक कि हिमानी की माँ का तो ये कहना है कि हिमानी की पहचान ही उसकी मौत का कारण बनती है। हिमानी की माँ पार्टी के लोगों पर ही इस हत्याकांड का शक जाहिर करती है। हिमानी की माँ को लगता है कि हिमानी के इतनी ज़्यादा और इतनी जल्दी तरक्की करने के कारण ही पार्टी के कई लोग उससे जलने लगे थे और उन्होंने ही हिमानी को मरवा दिया है। दूसरी तरफ पुलिस वाले मामला प्रेम प्रसंग का बता रहे हैं, क्योंकि सचिन से जब इस बारे में पूछताछ की जाती है तो सचिन बताता है कि हिमानी उसको अक्सर अपने घर बुला लिया करती थी और वो उसके साथ संबंध बनाती थी। हिमानी ने संबंध बनाते हुए की वीडियो बना ली थी और वो मुझको ब्लैकमेल कर रही थी और उस दिन भी जिस दिन उसकी मौत हुई थी वो मुझसे 30,000 रुपये की डिमांड कर रही थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। हिमानी मुझे जेल भिजवाने की धमकियां दे रही थी और इसी बात को लेकर हमारा अक्सर झगड़ा होता था और गुस्से में आकर उस दिन मैंने हिमानी का गला घोंट कर उसको मार दिया। अब ये तो कहना है सचिन का, लेकिन हिमानी की माँ कहती है ये काम किसी और का है, सचिन को सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है। बहरहाल पुलिस वाले मामले की छानबीन कर रहे हैं और जल्द ही सारे मामले से पर्दा उठा दिया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही इस कहानी में कोई ताज़ा अपडेट आता है
मैं सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करूँगा। जाते जाते मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा